ओहो, इन मच्छरों ने तो काट काट कर सोना भी दुश्वार कर दिया है। रेलवे स्टेशन से थोड़ी ही दूर पर गंदगी से भरी पटरी के पास सुप्रिया का गरीब परिवार तिरपाल का बसेरा डालकर सोया हुआ था, जहां मक्खी मच्छर भिनभिना रहे थे। तभी अनाउंसमेंट होती है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिल्ली से आने वाली ट्रेन संख्या 1205 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। धन्यवाद। लगता है सुबह हो गई है। ये क्या, सुबह के 4 बज गए। मुझे जल्दी से पटरी पर से लकड़ी चुनकर लानी होगी। अभी सारी पटरी शांत है, इससे पहले कि इस पर ट्रेन चलने लगे। ये लकड़ी उठा लाती हूँ। लकड़ी के लिए वह गरीब लाचार बहू अपनी जान जोखिम में डालकर पटरी पर उतर जाती है और सारी लकड़ी इकट्ठा करके वापस से आकर उसी घड़ी से चाय समोसे बनाने में लग जाती है, जिसमें उसकी ननद और सास पारुल और गंगावती भी मदद करती है। ला बहू, हमको भी तेरा हाथ बटाने दे। नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी, आप सो जाइए। वैसे भी रात भर मच्छर की वजह से आप सोई नहीं है। इतनी गंदगी में नींद भी आती कहाँ है बहू। रात भर कभी मच्छर काटते हैं तो कभी ये स्टेशन से गुजरती हुई ट्रेन की आवाज सोने कहाँ देती है। हम गरीबों की तो जैसे यही किस्मत है। ये ले बहू, मैंने समोसे गढ़ दिया है, तो इसे तल ले। सुप्रिया जल्दी जल्दी से ढेरों समोसे तैयार करके उसे टोकरी में भर लेती है और चाय केतली उठाकर 5 बजे भोर के पहले किरण से बेचने के लिए रेलवे स्टेशन पर आती है। आती जाती ट्रेनों में घूम घूम कर वो समोसे बेचती है। चाय बोलो भैया, चाय गर्मा गर्म बढ़िया अदरक वाली चाय, खस्ता करारा समोसों के साथ। एक बार खाओगे स्वाद को भुला नहीं पाओगे। लेकिन सुप्रिया की चाय और समोसे जब कोई नहीं खरीदता तो वह अगले बोगी में बढ़ जाती है, जो कि फूलों से एकदम सजा धजा था और लाल जोड़े में एक दुल्हन बैठी थी। अरे ओ चाय वाली, जरा एक चाय तो देना। जी लीजिए। लगता है नई नई शादी हुई है। हाँ, कल ही मेरी शादी हुई है। ये मेरे ससुराल वाले हैं और ये मेरी प्यारी भाभी हैं। भाभी शब्द सुनकर गरीब सुप्रिया की आंख भर आती है और वह अपनी पिछली जिंदगी की गलियों में कहीं खो सी गई। विधि, नाश्ता बना रही हो क्या? मुझे दफ्तर के लिए पहले ही देर हो रही है। जी बस लाई। ये लीजिए गर्मा गर्म पराठे। अरे, तुमने खीर भी तो बनाई थी। रसोई में से बड़ी ही सौंधी खुशबू आ रही थी। माफ करना वैभव जी, मगर खीर मैंने अपनी प्यारी ननद के लिए बनाया है, क्योंकि आज उसका जन्मदिन है। और आप तो जानते हैं, हर साल उसके जन्मदिन पर मैं सुप्रिया का मनपसंद मेवे और काजू बादाम की खीर से उसका मुंह मीठा कराती हूँ। तभी सुप्रिया आ जाती है। भाभी, आप मुझसे इतना प्यार करती हैं। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी मेरी प्यारी ननद। अभी मैं और तुम्हारे भैया से तुम्हारी ही बातें कर रही थी। विधि अपने हाथों से अपनी ननद को खीर खिलाती है। भगवान करे तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशी और तुम्हारे सारे गम और दुख मेरे हिस्से में आ जाए। ये लो तुम्हारा तोहफा। सुप्रिया अपने भाई भाभी की लाडली थी। विधि अपनी ननद को बेटी से बढ़कर मानती थी। सुप्रिया ड्रेस लेकर कमरे में चली जाती है, तभी उसे फोन आता है, जो कि उसके प्रेमी नितिन का था। हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी सुप्रिया को। थैंक यू नितिन, मेरा बर्थडे गिफ्ट। सुप्रिया, मैं तुम्हारे भाई भाभी जितना महंगा तोहफा तुम्हें नहीं दिला सकता, लेकिन अगर मेरे पास में हुआ तो मैं जरूर दूंगा। तो फिर जल्दी से घर आकर भैया भाभी से मेरा हाथ मांग लो। सुप्रिया की ये बातें उसकी भाभी सुन लेती है। शाम को बड़ी ही आलीशान तरह से पार्टी होती है, जिसमें वैभव उसकी शादी का ऐलान करता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। मेरी बहन के जन्मदिन के अवसर पर मैं उसकी शादी का ऐलान करता हूँ नितिन से। नितिन के परिवार को मौजूद देखकर सुप्रिया खुशी से भर जाती है। असल में नितिन अमीर लड़का नहीं था। उसके पिता गिरधर गोलगप्पे बेचकर परिवार का गुजारा चला रहे थे। तुम्हें क्या लगा था मेरी प्यारी ननद की तुम्हारी भाभी तुम्हारा हाथ किसी गलत हाथ में दे देगी? नहीं, हमारे लिए तुम्हारी खुशी सबसे बढ़कर है। बेटा जी, हम तो हैसियत के आप जितने अमीर भी नहीं है, मगर आप हमारे घर से रिश्ता जोड़ रहे हैं। भैया भाभी, शुक्रिया जो आपने मुझे सुप्रिया के काबिल समझा। आपने मुझ पर भरोसा किया है और मैं इस भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगा। सुप्रिया को खुश रखूंगा। बड़े ही धूम धड़ाके से लाखों का खर्चा लगाकर विधि अपनी ननद की शादी करती है। सुप्रिया अपने दौलत शोहरत भरे भाई भाभी के घर द्वार को छोड़कर मिडिल क्लास की ससुराल आ जाती है, जहां एक ही छोटा सा कमरा था और कमरे में उसके सास ससुर ननद और पति पहले एक साथ रहते थे। जानती हूँ ये जगह
तुम्हारे लिए बहुत छोटी है बहू, लेकिन नितिन सरकारी नौकरी की तैयारी में लगा है। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी बड़ा घर दे देंगे। सुप्रिया अपने गरीब ससुराल को पूरे दिल से स्वीकार लेती है। कम में भी वह हंसी खुशी गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन एकदम से विपत्ति उन पर आ पड़ती है। फैक्ट्री में काम के दौरान ही ससुर के पैर पर गहरी चोट आ जाती है। ऐसे में कई महीनों तक घर का किराया रुक जाता है, जिस वजह से मकान मालिक उन्हें घर से निकाल देता है। कड़ी धूप और चिलचिलाती भरी गर्मी में वह गरीब ननद अपने दुखियारी ससुराल वालों को लेकर दर दर भटकने लगती है। हे राम, ये तू हमें कैसे दिन दिखा रहा है। भिखारियों सा हाल कर दिया है तूने हमारा। बहू, तू अपने भैया भाभी के घर लौट जा। तू क्यों इस गरीबी में हमारे साथ दर दर भटक रही है। माँ जी, शादी के बाद लड़की का ससुराल ही उसका अपना घर और परिवार होता है। इस गरीब ननद को बहू का फर्ज निभा लेने दीजिए। और वह सब चलते ही जाते हैं और आखिर में रेलवे स्टेशन पर चले आते हैं। माँ जी, वो देखिए, वो यात्रियों के आराम करने की जगह है, वहां ठंडक है, वहीं चलते हैं। बेचारे ससुराल वाले जैसे ही थके हारे बैठे ही थे, स्टेशन मास्टर उन्हें क्रूरता से भगा देता है। अबे ओ गरीब के जने, बाप का अड्डा समझा है क्या जो पसर गए? अरे रेलवे स्टेशन है ये, चलो भागो यहाँ से। माँ बाबा, उठो चलते हैं। फिर थोड़ी दूरी पर वह पटरी के किनारे गंदगी में तिरपाल डालकर उसी को बसेरा बना लेते हैं। ऐसे में ससुराल वालों का गुजारा चलाने के लिए कल तक अपने भाई भाभी के यहाँ से नाजों से पली वह गरीब ननद स्टेशन पर ही चाय समोसे बेचने लगती है। भाभी, काश मैं बतला पाती कि आपकी ये गरीब ननद किन्हीं तकलीफों से गुजर रही है। क्या हुआ विधि, तुम ठीक तो हो? ये लो पानी पियो। वैभव, जरूर सुप्रिया ही मुझे याद कर रही होगी। कितने महीने हो गए सुप्रिया से बात भी नहीं हुई। जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। तुम बेवजह चिंता कर रही हो, वो अपने ससुराल में खुश होगी। कल हम उससे मिलने चलेंगे। अगले दिन दोनों फल और मिठाइयों के साथ जाते हैं, जहां आस पड़ोस से विधि को अपने गरीब ननद पर गुजरी हुई हालत के बारे में पता चलता है। वैभव, सुप्रिया ठीक तो होगी ना? पता नहीं वो कैसी होगी, कहाँ होगी। विधि चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। दोनों सुप्रिया को तलाशते ढूंढते हुए रेलवे स्टेशन तक आ पहुंचते हैं। उस चिलचिलाती धूप में बेचारी सुप्रिया के पांव में एक चप्पल भी नहीं थी। कड़ी धूप में एक एक पैसा कमाने के लिए वह गरीब ननद पल पल बड़ी कीमत चुका रही थी। पैरों में पड़े छाले और मुरझाया सा चेहरा। चाय ले लो, चाय गर्मा गर्म बढ़िया चाय के साथ खस्ता करारे समोसे खाओ भैया जी। ओ चाय समोसे वाली, जरा जल्दी से 2 समोसे और चाय देना। ये लो भैया जी, भगवान का शुक्र है 10-20 की कमाई तो होगी। साहब जी, मुझे जल्दी से पैसे दे दीजिए वरना ट्रेन खुल जाएगी। हाँ देता हूँ, चाय तो पीने दो, सब्र रख लो। यात्री सुप्रिया के कपड़ों को देखकर उसे बहुत ही बुरे लहजे से बात करता है। तभी ट्रेन खुल जाती है और सुप्रिया आंसू के साथ रोते रोते ट्रेन के पीछे पीछे बड़ी लाचारी से भागने लगती है। अरे मेरे पैसे दे दो साहब जी, मेरे पैसे, अरे मेरी मेहनत की कमाई दे दो। तभी वह गिर जाती है। इतने में बीच में विधि जाकर उसे संभाल लेती है। तुम ठीक तो हो? विधि जैसे ही अपनी ननद का चेहरा देखती है तो उसके आंसू नहीं थमते। सुप्रिया, भगवान का शुक्र है कि तुम मुझे मिल गई। अरे दुख आया तो खुद ही उसे अकेले उठाने चल दी, अपनी भाभी को भी नहीं बताया, इतना पराया कर दिया मुझे। अपनी भाभी की प्यार भरी डांट खाकर सुप्रिया के आंसू झरझर गिरे जा रहे थे। वह अपनी भाभी के गले लग गई। मुझ पर बहुत बुरी गुजरी भाभी। मैं हूं ना, चुप हो जाओ। विधि और वैभव रेलवे स्टेशन की गंदगी में सुप्रिया के ससुराल वालों को बदहाली में देखकर बहुत ही व्यथित और दुखी होते हैं और अपना जानकर उन्हें सहारा देते हैं। नितिन, माँ, पापा जी, आप सबको यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं, आप सब चलिए। वैभव भाई का फर्ज निभाते हुए अपनी बहन के ससुराल वालों को रहने को घर देता है और नितिन को अपनी ही कंपनी में काम पर रख लेता है, जिसके बाद उनके दुख मिट जाते हैं।